जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी अपने अपने फोन को इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न बड़े बड़े नजर आएगा। और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से जाकर आप सभी वीडियो देखिएगा। आपके लिए सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न को अलग अलग चैप्टर से शामिल किया गया है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आप सभी के पास शब्द, संख्या, नंबर, अक्षर आ जाए फ्रेंड्स, आप उन सभी पर विचार कीजिएगा। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से लिया गया है। विटामिन ए का संबंध गाजर के साथ है, तो विटामिन सी का संबंध किनके साथ होगा? तो फ्रेंड्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं, गाजर खाने से विटामिन ए प्राप्त होते हैं। गाजर खाने से विटामिन ए प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या चीज खाने से विटामिन सी प्राप्त होगा? तो संतरा खाने से विटामिन सी प्राप्त होता है। यहां से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। कुछ प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के रूप में भी रहेगा, तो आप उनका आंसर जरूर बताइएगा। श्रृंखला को पूरा करें, ये प्रश्न आपका सीरीज का लिया गया है। आपको इन श्रृंखला को पूरा करना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आपके पास लॉजिक चल रहा है? यहाँ पर देखेंगे 5, 8, 13, आगे है क्वेश्चन मार्क, 34, 55 और यहाँ पर है 89। तो फ्रेंड्स, हम क्या करें? ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका वह संख्या प्राप्त हो जाए। यदि आप 5 से 8 पर जाओगे तो 3 प्लस होगा, 8 से 13 पर जाते हो 5 प्लस होता है। मान लो यहाँ पर 2-2 का अंतराल चल रहा है, तो यहाँ 7 होगा, 13 7 20 होता। ठीक है, आगे देखिएगा 9 प्लस होता तो 29 होता। यहाँ से आपका ये लॉजिक फ्रेंड्स नहीं बैठ रहा है। अब कुछ अलग लॉजिक लगाइएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि हम इन दोनों नंबरों को यहाँ से जोड़ दें तो यहाँ पर 8 और 5 13 होगा, और आगे यही 13 को यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब की बार हम यहाँ पर 8 और 13 को जोड़ते हैं। 8 और 13 को जोड़ते हैं तो इस जगह 21 होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ने के बाद 13 और 21 को 34 मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 13 और 21 को जोड़ दीजिए, 34 मिला। 21 और 34 को यहाँ से ऐड कीजिएगा, 21 और 34 से 55 मिल रहा है, मिल रहा है। उसी प्रकार 34 और 55 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 89 मिल रहा है। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 21 आएगा। यहाँ से आपका विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, और यह प्रश्न आपका वेन डायग्राम से लिया गया है। जैसे प्रश्न में कहता है फ्रेंड्स, मनुष्य, वनस्पति, गाय, यहां से आपका ये वनस्पति होगा। तो अब बताओ इनका सही डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहले हम यहां से मनुष्य का डायग्राम बना लेते हैं। मनुष्य का डायग्राम बनाने के बाद वनस्पति का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे मनुष्य और वनस्पति में कोई संबंध है क्या? इनके बीच कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर वनस्पति का भी डायग्राम अलग बनाइएगा। अब गाय का डायग्राम बनाएंगे फ्रेंड्स। गाय का डायग्राम बनाने से पहले वनस्पति और मनुष्य में किसी प्रकार का कोई संबंध है क्या? इसके भी साथ कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम आपको अलग बनाना है। तो यहाँ से तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, और यहाँ पर आप देखिएगा तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स?
राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 देखने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आप जानिएगा आप क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और फ्रेंड्स शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आपको डेली ज्वाइन करना है। टाइम टेबल को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 कहता है 6 का संबंध 222 के साथ है तो 7 का संबंध किनके साथ होगा। 6 एक छोटा सा नंबर है, 222 एक काफी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 का क्यूब करते हैं। यदि 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब 216 होगा और आप जिसका क्यूब किए उसी को प्लस करो। 216 में से 6 को ऐड करते हैं तो 222 और यहाँ पर दिया गया है। सेम उसी प्रकार 7 का क्यूब कीजिएगा। 7 का क्यूब 343 होता है और आप यहां से 7 को प्लस कीजिएगा। जब 343 में से 7 को प्लस करते हैं फ्रेंड्स तो 350 मिलता है और यहां से हम देख पा रहे हैं कि विकल्प ए में है, तो आपका यहां से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा और यह प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब से लिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है फ्रेंड्स, लेफ्ट का चीज राइट जाते हैं और राइट का चीज लेफ्ट जाते हैं। इन बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर आपका दर्पण लगा है तो ये फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प को मिलाएंगे तो विकल्प आपका मात्र बी बचा है। तो आपका यहाँ से बी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा, अन्यथा सभी जो हैं गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे और आप इन प्रश्न का आंसर खुद से फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। इन प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। कहां पर लुप्त संख्या है फ्रेंड्स, लुप्त संख्या यहाँ पर है। आप 28 65 को कुछ भी करके 31 पुराना है, 58 60 को कुछ भी करके 54 पुराना है। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाएंगे वही लॉजिक आपको इनमें भी लगाकर इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। हम इस टाइप के प्रश्न आपको कई बार करा चुके हैं। वीडियो को रोकिए और आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। बी देखो, बी क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है। पी क्या हो जाता है, पी ओ हो जाता है। यानी कि बी से ए पर आने के लिए -1, पी से ओ पर आने के लिए -1। तो उसी तरह के क्या होगा, -1 कीजिएगा तो के का नंबर 11 में से 1 माइनस कीजिएगा तो होगा 10 और 10 पर आएगा जे। 10 पर क्या आएगा, जे। तो के हो जाएगा जे, के हो जाएगा जे। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंफॉर्मेशन को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो बताओ फ्रेंड्स HONOUR हुनर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सभी यहाँ पर देखेंगे, पहले इनका कोड को यहाँ पर विचार करेंगे, आखिर में ये किस प्रकार लिखा गया है। जो लॉजिक आप इनमें से बैठाइएगा वही लॉजिक आपको सेम फ्रेंड्स जो कोड पूछा जा रहा है आपको उनमें भी लगा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए, सामने उतार लिए। जिनका कोड पूछ रहा है आप उनको भी एक बार सामने जरूर उतार लीजिएगा। तो हम क्या किए फ्रेंड्स, इनको भी यहाँ से सामने उतार लिए।
अब देखिएगा लॉजिक क्या बैठेगा। यहां से देखेंगे आई का नंबर 9, जे का नंबर 10, यहाँ 1 प्लस किया गया है। आगे देखेंगे अन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, यहाँ पर भी +1। अप का 7, सॉरी अप का 6, जी का 7, 1 प्लस। ओ पी आर एस एम एन सभी में 1 प्लस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर भी सभी में 1 प्लस करना है। तो आज का नंबर 8, 8 में 1 जोड़ोगे 9, 9 पर आते हैं आई। उसके बाद डायरेक्ट आप करो ना फ्रेंड्स ओपी, अन के बाद ओ होता है, ओ के बाद पी होता है, यू के बाद भी होता है, आर के बाद एस होता है। तो यहां से हम देखेंगे आई पी ओ पी भी एस, यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प एक क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। कहता है यदि प्लस का अर्थ भाग, घटा का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस है, तो दिए गए इक्वेशन का मान बताना है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट हम सभी इक्वेशन पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 45 और यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपको भाग रखना है। उसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ से देखो फ्रेंड्स गुना बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर गुना रखना है। उसके बाद यहाँ पर गुना है, और गुना का अर्थ हम देख पा रहे हैं कि प्लस बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लस रखना है। और आगे भाग है, और भाग का अर्थ यहाँ से घटा बोल रहा है, तो यहाँ पर घटा रखें। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर भाग का क्रिया होगा, तो ये आपका 5 बार में कटेगा। 5 और 3 आपस में गुना कीजिएगा 15, प्लस में क्या होगा 15, माइनस में होगा 2। 15 और 15 क्या होगा, 15 और 15 30 होगा। 30 में से 2 चला जाएगा तो 28 होगा। 30 में से 2 चला जाएगा तो 28 होगा। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से डी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। आपके पास यहाँ पर कुछ श्रृंखला दिया गया है अक्षर में, उन्हीं अनुक्रम को पूरा करना है। श्रृंखला आपके पास बी डी एफ, उसके बाद के एम ओ, फिर यहाँ से देखिएगा टी बी एक्स हैं, आगे है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको बताना है क्या लॉजिक लग रहा है। देखो बी का नंबर ऐसे देखेंगे, बी का नंबर 2, के का नंबर 11, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 9 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा के का नंबर 11 और टी का नंबर 20, तो यहाँ पर भी 9 प्लस किया गया है। उसके बाद आपको आगे भी 9 प्लस करना है। तो टी का नंबर होता है 20, 20 में 9 को जोड़ेंगे होगा 29, लेकिन हम सभी जानते हैं ABCD में 26 लेटर होता है, तो आप इसको 26 और 3 के रूप में तोड़िएगा। 26 वाले को कट कीजिएगा, बच गया 3, यानी कि 3 पर आपका आएगा सी। 3 पर कौन आता है फ्रेंड्स, सी, तो आपका यहाँ पर सी आएगा। और देखो आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन को जरूर एलिमिनेट करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं आपका मात्र विकल्प 1 में सी दिखाई दे रहा है, तो आपका विकल्प ए यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स चाहो तो आप पूरे चेक कर सकते हो, यहाँ पर हम चेक आपको करके दिखा देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा जो कि आप पूरा चेक कर लो। यहाँ पर चलो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। आपका डी का नंबर 4, एम का नंबर 13, तो यहाँ से भी आपका 9 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा तो यहाँ पर 13 और 22, यहाँ पर भी 9 का प्लस हुआ है। इसके आगे भी 9 प्लस कीजिएगा, तो भी का नंबर 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, फिर 31 को आप 26 + 5 के रूप में तोड़िएगा, तो 5 पर क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ से आपको ई लिखना होगा। फिर यहाँ से देखिएगा अब का नंबर 6, ओ का नंबर 15, 9 प्लस किया गया है। फिर आगे देखो ओ का नंबर 15
x का नंबर 24, यहाँ से भी 9 प्लस है, तो आगे फिर 9 प्लस कीजिएगा। 24 और 9 आपका होगा 33। 33 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 26 प्लस 6 के भाग में। 26 तो आपका कट हो जाएगा, बचेगा 6। 6 पर क्या आते हैं, 6 पर आपका आते हैं फ्रेंड्स जी। यहाँ पर देखिएगा 24 और 9, 24 और 9 क्या होता है फ्रेंड्स, 24 9 33, और ये आपका 7 भाग में टूटेगा, 26 प्लस 7 के रूप में टूटेगा। ये तो कट हो जाएगा, यहाँ बचा 7। 7 पर आते हैं जी, तो इस जगह आपका जी आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि CEG दिया गया है, यहाँ पर भी CEG है। क्या फ्रेंड्स आप एग्जाम हॉल में इतना चेक करेंगे? बिल्कुल आपको इतना देर तक चेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या यहां से 11 को देखेंगे। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृतियों आएगी? यहां से आप बताइएगा फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृतियों आएगी। अब देखो इनका संबंध इनके साथ है, तो इनका संबंध बताना है किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे ध्यान से, ये क्या है फ्रेंड्स, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसको भी हम घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे। जब ये मेरा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला यहाँ पर बनेगा इस जगह। तो यहाँ पर आपका विकल्प A, B और D तो गलत होगा। यहाँ से आपका C क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। C क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 11। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। कहता है दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ फ्रेंड्स प्रश्न जो हैं ये एडवांस लेवल के हैं, आपको थोड़ा मुश्किल होगा इसको सार्थक क्रम में बताने में। देखो है कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, यदि आप ऑप्शन का चयन करते हैं तो आप उन मुश्किल को थोड़ा सा आसान बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे 5 हैं, 5 हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो हमेशा आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ से हमेशा आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 5 का चयन कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे 2 और 3 में कौन आते हैं, यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाना है। 2 और 3 में कौन आते हैं, क्या आप कभी कभी या सामान्यतः, पहले आप बोलेंगे हमेशा, उसके बाद क्या बोलेंगे, कभी कभी या सामान्यतः। देखो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये एडवांस लेवल के प्रश्न है, हम बार बार आपको बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पर हमेशा के बाद आते हैं सामान्यतः। हमेशा के बाद क्या आएगा, सामान्यतः। इसका क्रम 3 है तो 3 लीजिए। 2 वाले तो यहाँ से अब आपका हट गया। अब फिर देखेंगे फ्रेंड्स तीसरे स्टेप पे, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। इसका मतलब 100% अब कभी कभी आएगा। अब क्या आएगा, कभी कभी, तो यहाँ से हम 2 का चयन करेंगे। अब देखेंगे फोर्थ स्टेप पे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। अब बताओ क्या आएगा, यदा कदा आएगा या कभी नहीं आएगा। देखो याद रखिएगा, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर आएगा यदा कदा। क्या आएगा, यदा कदा, इसका 4, और तो ये भी आपका हट गया। अब ये आएगा कभी नहीं, लास्ट में 1 आएगा। तो कैसे कैसे आपको बोलना है, पहले बोलेंगे हमेशा, सामान्यतः, कभी कभी, यदा कदा, कभी नहीं। तो यहां से आपका विकल्प सी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। सी वाले क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। कहता है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यहां से आपको विषम की पहचान करना है। आपके पास 4 विकल्प हैं, बताओ इनमें से कौन विषम है। देखो आपको क्या क्या फ्रेंड्स लॉजिक लगाना है। आपको स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, विभाज्यता का नियम, ये सभी फ्रेंड्स आपको लॉजिक लगाना है। तो यहां से हम देखेंगे क्या ये स्क्वायर क्यूब के किसी के आसपास है, क्या किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास नहीं है। यदि हम सम विषम के आधार पर सोचेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 3 आपका विषम है। 3 क्या है, आपका विषम संख्या है। जबकि आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो विकल्प ए आपका सम है। विकल्प ए क्या है फ्रेंड्स, सम संख्या है। तो यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा? जैसे हम सभी यहाँ पर ABCD लिखते हैं ना फ्रेंड्स, उसी क्रम में आपको बताना है कि तीसरे नंबर पर कौन आ सकता है। तो यहाँ पर जो चीज आपको पहले सभी में सेम दिखाई दे वहां तक आप कट कीजिएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं ध्यान से, BALL, 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 उसके बाद BALL और यहां पर भी BALL। ये तो सभी में फ्रेंड्स कट हो गया। अब यहां पर देखेंगे ई, उसके बाद आई। तो ये ई वाला आपका तो सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा। ई वाला पहला नंबर पे आया। अब यहाँ पर फिर आप इन तीनों में जहां तक सेम नजर आएगा वहां तक कट कीजिएगा। हम यहाँ पर जब कट कर दिए तो अब देखो ये आपका यहाँ पर यू है और यहाँ पर एस है। अब फ्रेंड्स कौन आएगा पहले? देखो पहले यू आएगा कि एस आएगा? देखो आएगा तो एस, लेकिन दोनों में एस है तो इसको भी आगे बढ़ाइएगा, इसको भी फिर आगे टी तक बढ़ाइएगा, उसके बाद फिर आई तक आगे बढ़ाइएगा। अब यहां से हम देखेंगे ध्यान से। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर यू है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है। देखो सबसे पहले तो आप ABCD को लिखोगे तो सी आएगा, ये इसका मतलब इसका क्रम 2 होगा। अब यू और टी में पहले कौन आते हैं? यू और टी में तो पहले टी आते हैं, इसका क्रम होगा 3 और इसका क्रम होगा 4। हमसे पूछा है तीसरा क्रम पर कौन है, तो तीसरा क्रम पर आपका डी वाले हैं। तीसरे स्थान पर कौन होगा फ्रेंड्स? तीसरे स्थान पर डी वाले होगा। तो यहां से आप डी का चयन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कथन में सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। ध्यान से आप पहले कथन को पढ़िएगा, अन्यथा आप गलत करोगे प्रश्न को। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। जितने भी धनी व्यक्ति हैं वो जीवन में खुश रहते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? धन और खुशी का सीधा संबंध है। यह आप बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, इसका मतलब धन और खुशी का सीधा संबंध है, तभी तो वो खुश रहते हैं। दूसरा कहता है धन से जीवन में खुशी आती है। देखो ऐसा बात नहीं है कि धन आपको आते आते जीवन में खुशी आ गई, ऐसा कहीं भी कथन में बात नहीं कहा गया है फ्रेंड्स। तो ये आपका होगा गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक लागू है। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? केवल निष्कर्ष एक लागू है। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं जीके जीएस के प्रश्न, साइंस के प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल पर कर लीजिएगा। और ये आपका पहला प्रश्न रहा जीके जीएस का। ध्यान से सभी प्रश्न का आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। कहता है विश्व की सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा ये भारत देश का है। यहां से आपका विकल्प डी सही होगा, भारत देश का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में यारलुंग श्रृंगापो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। यहां से विकल्प भी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर होगा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यहां से आपका विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। गाजी मलिक किस तुगलक शासक का दूसरा नाम था? इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये आया था हैनसोंग। कौन आया था? हैनसोंग। यहां से आपका विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? तो ये 17 अप्रैल 1948 को हुआ था। यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत सरकार और डैश के बीच सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे फ्रेंड्स? तो देखो ये भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच किया गया था हस्ताक्षर। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। विकल्प यहां से भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बीमर खेल ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा विक्रम सेठ है। यहां से डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ओणम। ओणम जो है ना फ्रेंड्स वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। आहार नाल में यकृत से पित्त प्राप्त करने वाले भाग डैश हैं। इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। कौन सा आंत? छोटी आंत। यहां से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स ग्राम ऋणात्मक या ग्राम धनात्मक। तो ये ग्राम ऋणात्मक होते हैं। यहां से आपका विकल्प डी सही होगा, ग्राम ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमपोषी जीव है? तो इनमें से बाघ आपका राइट आंसर होगा। बाघ जो है विषमपोषी जीव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो संयोजी उत्तक का उदाहरण केवल उपास्थि, केवल अस्थि, केवल रक्त, ऑल ऑफ दिस। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः पेट्रोलियम में होता है। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इनमें से इसका राइट आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स लोहा और क्रोमियम। यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा लोहा और क्रोमियम। अच्छा 16 का क्या आंसर लगाए थे फ्रेंड्स? कहता है नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः खाद में होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका बी होगा, ना कि ए होगा। बी वाले बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा, लवण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। यहां से आपका विकल्प भी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्कोहल का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो अल्कोहल का उपयोग मुख्यतः ईंधन में होता है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा, ईंधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होते हैं। और ये कहां पर पाई जाती हैं? तो कान में पाई जाती हैं। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। यहां से आपका सी सही जवाब होगा, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 2 से 6 हड्डियां होती हैं। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा 206। आगे की ओर चलिएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो ये गुर्दे के द्वारा होता है। यहां से आपका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। गति की इकाई क्या है? फ्रेंड्स, गति की इकाई मीटर प्रति सेकेंड होता है। गति की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। यहां से विकल्प ए सही होगा। आगे कहता है प्रतिरोध का फलन किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध का फलन वस्तु के तापमान पर निर्भर करता है। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। जोशीले तत्व किस श्रेणी के होते हैं? तो जोशीले तत्व जो है फ्रेंड्स, ये होते हैं अल्कली धातु श्रेणी के। यहां से आपका डी करेक्ट होगा, अल्कली धातु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस पदार्थ का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है? तो फ्रेंड्स, चांदी का माना जाता है। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा, चांदी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अस्पंदित प्रकाश की परिधि कितनी होती है? तो अस्पंदित प्रकाश की परिधि 400 से 700 नैनोमीटर होता है। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला प्रश्न मैथ का है। ध्यान से फ्रेंड्स सभी प्रश्न को आप हल कीजिएगा। देखो, कहता है इनमें से कौन सा बेहतर है? आपको ये बताना है फ्रेंड्स। आपके पास प्रश्न 1 और प्रश्न 2 है और आपसे पूछ रहा है इनमें से आपके लिए कौन सा छूट जो है बेहतर होगा। देखो, एक पहले छूट देता है 10% और 20%, दूसरा फिर देता है 20% और 10%। तो आपके लिए कौन सा छूट बेहतर होगा? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, 100 रुपए का दाम है और 100 रुपए के वस्तु पर वह 10% का छूट देता है, तो 90 की वस्तु होगा बटे यहाँ से आपका 100 होगा। फिर 20 की छूट देता है तो 80 की वस्तु होगा, यहाँ पर 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और यहाँ पर 9 अट्ठे के 72 आएगा। यानी कि हम क्या किए फ्रेंड्स, 100 रुपए की वस्तु को 72 रुपए में ले रहे हैं। जब पहली बार उसने 10% का छूट दिया, दूसरी बार उसने 20% का छूट दिया। अब हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं। मान लेते हैं फिर से हम क्या किए, 100 रुपए का वस्तु का समान दाम था और उसने कहा कि पहली बार अब की बार हम आपको 20 का छूट देंगे। यदि आपको पहली बार 20 का छूट देगा तो बचत 80 का करेगा और फिर दूसरी बार वह 10 का छूट देगा तो बचत 90 का करेगा। तो यहाँ से अब फ्रेंड्स काटा पेटा कीजिएगा तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 अट्ठे के 72। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने पहले 10% का छूट दिया, फिर बाद में 20 का दिया, तो भी आप सामान 72 रुपए में लिए थे और फिर उसने पहले 20% का छूट दिया, बाद में 10% का छूट दिया, तो भी आपने सामान 72 रुपए में ही ली। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों समान हैं। दोनों छूट क्या है फ्रेंड्स, दोनों छूट समान होगा। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यानी कि आपके लिए दोनों छूट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। कहता है दो संख्या का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दो संख्याएं 11:4 के रूप में, जिसका रियल में मोसो 16 है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का मोसो क्या आएगा, 11 और 4 का मोसो क्या आएगा, तो 11 और 4 का मोसो 1 आएगा। यही 1:16 है। जब 1:16 है तो यहाँ पर 11 अनुपात बराबर क्या होगा, तो 11 अनुपात बराबर आपका 176 होगा
और इधर से आपका 4:64 होगा। अब बोला इन दोनों का योग, तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इन दोनों को यहाँ से आपको जोड़ देना है। इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 6 4 10, 7 6 13, 1 14 और इधर आपका होगा 2, यानी कि इन दोनों का योग क्या आएगा 240। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, आपका यहां से राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 2। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और इनमें कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग दे देते हैं। रूल्स तरीका बहुत होते हैं। आप यहाँ पर क्या करो, भाग दो। भाग तो 9 से 7 में जाता है, लेकिन हम उल्टा भाग देते हैं, तो सोचना भी है उल्टा। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं ऊपर से नीचे में। जब हम यहाँ पर भाग देंगे तो ये 7 एकम 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 0 20 हो जाएगा। फिर 7 दूना के 14 होगा, 14 6 20 होगा, 60 होगा, 7 8 के 56। अच्छा, दूसरा को यहाँ से हम चेक करेंगे, इसको 6 से भाग देंगे, 6 एकम के 6 होगा। उसके बाद आपका 1 10 हो गया, फिर 6 एकम के 6, फिर 40 हो गया, 6 4 के 36। इस तरह से इसको भाग यहाँ से देखकर चेक करेंगे तो 22 एकम के 22 होगा, 25 में से 22 जाएगा, 3 0 30 हो जाएगा। फिर 22 एकम 22 हो जाएगा, फिर 10 में से 2 जाएगा, 8 80 हो जाएगा। फिर 22 त्याग के 66 हो जाएगा। फिर आगे इसको भाग देकर देखिएगा फ्रेंड्स, आप भाग लगाकर देख सकते हो। भाग इस तरह से देते हैं, 11 एकम 11 होगा, 13 में से 11 जाएगा, 2 20 हो गया। फिर आपका 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएगा, 20 में से 11 जाएगा, 9 0 90 होगा, 11 8 88 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आपको क्या बताएं फ्रेंड्स, आप भाग दिए हो उल्टा, तो सोचना भी है उल्टा। आपसे पूछा है सबसे बड़ा, तो जो इसमें सबसे छोटा होगा ना वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा तो हमको यहाँ पर 1.13 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये 22/25 आपका सबसे बड़ा है। 22/25 आपका ये क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा है। तो यहाँ से आपका विकल्प भी सही होगा। विकल्प भी क्या होगा, सही होगा। और सबसे छोटा पूछता तो ये वाला सबसे आपका छोटा होता। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। ये प्रश्न आपका जो है साधारण ब्याज से शामिल किया गया है। कहता है किसी धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल ब्याज 4500 रुपये प्राप्त हुआ, तो वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ से आपको फ्रेंड्स धनराशि निकालना है, मूलधन निकालना है। हम सभी जानते हैं मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100, और आपको यहाँ पर ब्याज 4500 दिया है, तो हम ब्याज गुना 100 आपका यहाँ से फॉर्मूला से आ जाएगा। बटे होता है समय गुना दर। समय आपका यहाँ से 5 वर्ष है और दर आपका यहाँ से 9 है। तो ये आपका देखिएगा 9 5 के 45, इधर से कट जाएगा ये 100 बार में। देखो नीचे भी 9 5 45 हुआ, 45 से 45 एक बार में कटेगा। 100 गुना 100 कीजिएगा तो 10,000 आएगा। 100 गुना 100 कितना आएगा, 10,000। तो यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि कहने का अर्थ होगा कि आपने धनराशि कितना रखा था, तो 10,000 रुपये रखा था, इसलिए आपको 4500 रुपये का ब्याज मिल रहा था। 5 वर्ष में दर आपका 9% था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, और हम आपको बताएं फ्रेंड्स, जब भी गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन आते हैं, जितना भी गुना कहेगा उनमें से आप 1 घटा के 100 सटा दो। दर पूछता है तो टाइम से भाग दे दो, और टाइम पूछता तो दर से भाग दे देते। तो यहाँ पर दर पूछ रहा है और कितना गुना कहता है, गुना 3 गुना कहता है। आपको पता होना चाहिए 3 गुना में 1 को हटाएंगे और 100 को सटाएंगे, और यहाँ से टाइम से भाग लगाएंगे। आप इनको गुना कीजिएगा, 12 दूना के 24 होगा, 24 में 1 को जोड़िएगा 25, और ये हो जाएगा 25 बटे के क्या होगा, 2 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 गुना आपका यहाँ से 100 होगा, बटे आपका तो 25 होगा, लेकिन
बट ये 2 आपका कहाँ चला जाएगा, 2 आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो हम ऊपर भेज दिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100 होगा। सभी को गुणा कीजिएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या 16% फ्रेंड्स होगा दर। दर क्या रहा होगा 16%। यहां से आपका सी करेक्ट होगा। सी वाले क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ में आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM 11 AM शाम के 7 PM पर है। इन 3 क्लास के साथ आप सभी को डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, यदि अब की बार आपको एक सीट पक्का करना है तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।